हेलो गाइस, आई एम पारुल मिश्रा। आज मैं आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स क्लास 12th का एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है नेशनल इनकम। इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक समझाऊंगी जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेसिडेंट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स एंड सम मेथड्स आल्सो which will be very beneficial to you. Don't forget to like, subscribe and comment. Thank you so much. हमारे जो चैप्टर है नेशनल इनकम, उसमें जो एक टॉपिक है जो है डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको आप क्लियर कर लीजिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है जिसमें हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स और आउटसाइड यानी कि बाहरी हिस्सा, मतलब इसका मतलब ये होता है, सपोज ये एक कंट्री है और इसके अंदर का जो हिस्सा है वो तो आता ही आता है, साथ ही साथ इसकी जो सीमा है, जो फ्रंटियर्स हैं, वो जो हिस्सा है वो होता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इसका कोई भी एरोप्लेन है वो अगर रशिया से जापान के बीच में उड़ता है तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी? ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो या रशिया की है या जापान की है या इंडिया की है। ये चीज़ जो है वो सोचने वाली है कि एयर इंडिया अगर हमारे इंडिया की प्रॉपर्टी है और उसका जो प्लेन है वो रशिया और जापान के बीच में उड़ रहा है, इंडिया का यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी होगी? ये डोमेस्टिक टेरिटरी होगी इंडिया की। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे इंडिया की है। सिमिलरली अगर मैं यूएसए एयरवेज की बात करूं और यूएसए एयरवेज का कोई भी प्लेन इंडिया से सिंगापुर के बीच में ही घूम रहा है, यानी कि उसका जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया टू सिंगापुर है, सिंगापुर टू इंडिया है, तो यहाँ पे जो प्लेन है वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, ना कि इंडिया और सिंगापुर की। तो ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी में जैसे कि मैं बात करूं एम्बेसी, आई होप आप सभी को समझ में आता होगा कि एम्बेसी होती क्या है। हर कंट्रीज़ की एम्बेसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जापान की कोई एक एम्बेसी है और वो कहाँ पे है? वो हमारे इंडिया में है। जापान की एम्बेसी हमारे इंडिया में है तो वो किसका पार्ट होगी? वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, जापान की, ना कि इंडिया की। इसी तरह से इंडिया की जितनी भी एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज़ में, तो वो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, ना कि उन कंट्रीज़ का जहाँ पे वो एम्बेसीज हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट भी है, इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा कि जिस भी कंट्री की प्रॉपर्टी है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। अब हम बात करते हैं रेसिडेंट कि रेसिडेंट क्या होता है। रेसिडेंट क्या होता है अब मैं आपको ये बताती हूँ, जिसमें इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा। इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक पर्सन है या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ वो क्या करे? ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन इंडिया, यानी कि आम तौर पे वो कहाँ पे रहता हो? इंडिया में रहता हो। और उसके जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, अभी मैं आपको सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बताऊंगी कि क्या होते हैं। साथ ही साथ उसके जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी क्या करें? लाइज इन द सेम कंट्री, मतलब उसके जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी सेम ही कंट्री में लाई करें। जैसे कि मैं अगर इंडिया की रेसिडेंट हूँ तो मेरे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो इंडिया में ही लाई करने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होते हैं? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, नंबर 1 इज स्पेंडिंग, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन। अब इसमें सबसे पहले तो मैं अर्न करूंगी, ठीक है, उसके बाद ही मैं क्या करूंगी? स्पेंड करूंगी, और अगर कुछ अमाउंट बचता है तो मैं उसको क्या करूंगी? एक्यूमुलेट करूंगी, यानी कि बचाऊंगी। ओके, तो ये होते हैं हमारे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अगर मैं किसी भी कंट्री में 182 डेज और मोर रहती हूँ तो मैं वहाँ की क्या बन जाती हूँ? रेसिडेंट बन जाती हूँ। लेकिन मेरे जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो क्या होने चाहिए? उस पर्टिकुलर कंट्री में ही लाई करने चाहिए। समझे आप? यानी कि अर्निंग मैंने अगर वहाँ पे कमाया है तो मेरे को वहाँ पे खर्च भी करना है और मेरे को वहाँ पे सेव भी करना है, तो मैं वहाँ की क्या कहलाऊंगी? रेसिडेंट कहलाऊंगी। तो ये होता है एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा
टॉपिक। अब क्या क्या चीज़ें रेसिडेंट में नहीं आती हैं, या जैसे कि कोई भी टूरिस्ट हो गया, फॉरेन टूरिस्ट हो गया, तो वो रेसिडेंट नहीं है। क्यों वो रेसिडेंट नहीं है? क्योंकि वो यहाँ पे घूमने के पर्पस के लिए आया है, वो यहाँ पे रहने के पर्पस के लिए नहीं आया है। तो वो घूमने के लिए कितने दिन भी आ सकता है। तो अगर कोई टूरिस्ट है ना, वो टूरिज्म पर्पस के लिए आया है, तो वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।